रेडॉक्स अनुमापन का आज जो है बच्चों लास्ट डे है और आज जो है हम कुछ और क्वेश्चंस ले रहे हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा उस पर कमांड हो सके। राइट, तो जल्दी से प्रश्न को नोट करिएगा। 0.2 ग्राम 0.2 ग्राम एक यौगिक, ऐसे लिखो, शुरुआत से ऐसे लिखो, किसी एक विलयन में, ऐसे लिखिएगा, किसी एक विलयन में किसी एक विलयन में 0.2 ग्राम का एक यौगिक 0.2 ग्राम का एक यौगिक जिसमें क्यूप्रिक आयन व ऑक्जेलेट आयन, जिसमें क्यूप्रिक आयन व ऑक्जेलेट आयन उपस्थित है का अनुमापन 0.02 मोलर 0.02 मोलर KMNO4 के विरुद्ध किया गया, 0.02 मोलर KMNO4 के विरुद्ध किया गया। अम्लीय माध्यम में किया गया अनुमापन, अम्लीय माध्यम में किए गए इस अनुमापन, अम्लीय माध्यम में किए गए इस अनुमापन में 22.6 मिलीलीटर 22.6 मिलीलीटर के ऑक्सीकारक की आवश्यकता होती है। 22.6 मिलीलीटर आयतन के ऑक्सीकारक की आवश्यकता होती है, पूर्ण विराम। परिणामी विलयन को सोडियम कार्बोनेट डालकर Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट डालकर उदासीन किया गया, सोडियम कार्बोनेट डालकर उदासीन किया गया। वह इसके पश्चात तनु एसिटिक अम्ल वह अधिकता में पोटेशियम आयोडाइड डाला गया, अधिकता में पोटेशियम आयोडाइड डाला गया, पूर्ण विराम। प्राप्त आयोडीन को Na2H2O3 के विरुद्ध Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 के विरुद्ध अनुमापित किया गया। 11.3 मिलीलीटर 11.3 मिलीलीटर के 0.05
के 0.05 मोलर 0.05 मोलर Na2H2O3 की आवश्यकता होती है। 11.3 मिलीलीटर के 0.05 मोलर 0.05 मोलर Na2H2O3 की आवश्यकता होती है। दिए हुए यौगिक में क्यूप्रिक आयन व ऑक्जेलेट आयन के मोल का अनुपात, क्यूप्रिक आयन व ऑक्जेलेट आयन के मोल का अनुपात ज्ञात कीजिए। के मोल का अनुपात ज्ञात कीजिए। राइट, ये हमारा प्रश्न है। ठीक, एक बार फिर से मैं बोल देता हूं आपको क्या है। हमारे पास 0.2 ग्राम एक यौगिक है जिसके अंदर क्यूप्रिक आयन व ऑक्जेलेट आयन मौजूद है। राइट, इसका एक विलयन है। अब ये जो विलयन है, इस विलयन को आपने 0.02 मोलर KMnO4 के विरुद्ध अनुमापित करने पर हमने ये देखा 0.02 मोलर KMnO4 के विरुद्ध अनुमापित करने पर हमने ये पाया कि जो KMnO4 है, उस KMnO4 का 22.6 मिलीलीटर आयतन की आवश्यकता होती है। 22.6 मिलीलीटर KMnO4 की आवश्यकता होती है। अब ये जो परिणामी विलयन है, इस परिणामी विलयन को उदासीन किया गया। सोडियम कार्बोनेट डालकर आपने उदासीन किया। उसके पश्चात आपने इसके अंदर तनु एसिटिक अम्ल को डाला और अधिकता में पोटेशियम आयोडाइड डाला गया। जब आपने अधिकता में पोटेशियम आयोडाइड डाला तो आयोडीन रिलीज हुई, आयोडीन गैस बनी या आयोडीन प्राप्त हुई। ये जो I2 प्राप्त हुई, इस I2 को आपने Na2H2O3 के विरुद्ध अगेन टाइट्रेट किया और आपने ये पाया कि 11.3 मिलीलीटर के 0.05 मोलर Na2H2O3 की आवश्यकता होती है। आपसे यह पूछा गया है कि जो यौगिक दिया गया है जिसका भार है 0.2 ग्राम, इसके अंदर क्यूप्रिक आयन व ऑक्जेलेट आयन का जो मोल का अनुपात है, वो मोल अनुपात ज्ञात कीजिए। राइट, अब जरा आप विचार करें इसको कैसे करना है। राइट बच्चों, देखिएगा, मैं बता रहा हूं आपको कैसे करना है। यहां पर जो 0.2 ग्राम है उसमें क्यूप्रिक आयन और ऑक्जेलेट आयन राइट मौजूद है। अब हमारे को क्या करना है, मोल रेशियो, क्यूप्रिक आयन व ऑक्जेलेट आयन का हमारे को मोल रेशियो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि ऑक्जेलेट आयन को यहां पर जिस समय आपने KMnO4 के अगेंस्ट टाइट्रेशन किया, राइट, ये KMnO4 की सांद्रता आप लोगों को दे रखी है 0.02 मोलर। राइट, तो ये जो KMnO4 है, इस KMnO4 का जो टाइट्रेशन किया गया है वो एक्चुअली ऑक्जेलेट आयन के अगेंस्ट किया गया है। क्यूप्रिक आयन रिएक्ट नहीं करेगा KMnO4 के साथ में, राइट, ऑक्जेलेट आयन अभिक्रिया करेगा। मतलब और ऑक्जेलेट आयन के साथ में जो अभिक्रिया होगी वो है 5 C2O4 2 नेगेटिव प्लस ट्वाइस ऑफ MnO4 नेगेटिव प्लस अम्लीय माध्यम में करवा रहे हो, राइट, ये प्लस H पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा NCO2 प्लस ट्वाइस ऑफ Mn2 पॉजिटिव, ट्वाइस ऑफ Mn2 पॉजिटिव प्लस
यहां पर H2O लगाना पड़ेगा, राइट, प्लस H2O। मतलब खास आपको क्या ध्यान में रखना है बच्चों, मैं तो कह रहा हूं आपसे ये H पॉजिटिव को बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, राइट। कितना H2O बना इससे कोई मतलब नहीं है। खास क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है, खास ध्यान में रखना है कि ऑक्जेलेट आयन और MnO4 का जो मोल है वो कितना है, राइट। इसका कोफिशिएंट यहां पर 5 है और इसका कोफिशिएंट यहां पर 2 है, राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि KMnO4, अगर हम KMnO4 की बात करें तो KMnO4 का जो 1 मोल है वह 5 इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो 2 मोल 10 इलेक्ट्रॉन को लेगा, 2 मोल 10 इलेक्ट्रॉन को लेगा। और यहां पर ऑक्जेलेट आयन का जो 1 मोल है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 5 मोल 10 इलेक्ट्रॉन को देंगे, यहां पर ये टेनिन है। मतलब ये चीज बैलेंस हो गई है। बाकी वहां पर क्या है क्या नहीं है, राइट, उससे हमारे को कोई मतलब नहीं है बच्चों। अब यहां पर KMnO4 की अगर हम बात करें तो इसका 0.02 मोलर इंटू 22.6 मैंने कर दिया। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि प्रश्न में आपको दे रखा है कि 22.6 ml के 0.02 मोलर KMnO4 की आवश्यकता होती है, राइट। तो यहां से हमारे को KMnO4 के मिलीमोल्स पता चल जाएंगे। ये आपने क्या पता किया? ये मिलीमोल्स आपने पता किए। मतलब ये हो जाएगा 2 6 2 12 2 1 2 2 4 5 and it is 45.2, right, and it is 0.452। ये हमारे को मिल जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.452 मिलीमोल्स, ये आपने मिलीमोल्स ज्ञात करे KMnO4 के, राइट, MnO4 नेगेटिव के। अब जितने मिलीमोल्स MnO4 नेगेटिव के हैं, राइट, उसका 5/2, मतलब इसका 5/2 कर दीजिए, तो 5/2 इंटू 0.452। यहां से आपको ऑक्जेलेट आयन के मिलीमोल्स पता चल जाएंगे, राइट। वो कैलकुलेशन करना वो आप संभालिए, राइट, वो आप कर सकते हैं, राइट। यहां से हमारे को ऑक्जेलेट आयन के मिलीमोल्स पता चलेंगे। सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये हम मोल्स नहीं निकाल रहे हैं, ये मिलीमोल्स हैं। ये आपने निकाले मिलीमोल ऑफ C2O4 2 नेगेटिव, ये आपने C2O4 2 नेगेटिव के मिलीमोल ज्ञात करे, राइट। अब अगली क्या बात हुई? ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया, मतलब ऑक्जेलेट आयन के कितने मोल हैं ये आपको पता चल चुके हैं। आपने ऑक्जेलेट आयन के मोल या मिलीमोल आपने ज्ञात कर लिए। एक बार मिलीमोल पता चल गया मतलब मोल पता चल गए आपको, राइट। अब बात आगे बढ़ती है। अब आपने क्या किया? ये जो विलयन था, इस विलयन को उदासीन किया आपने। सोडियम कार्बोनेट आपने डाला, सोडियम कार्बोनेट डालकर आपने इसको उदासीन किया। सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो सोडियम कार्बोनेट है वह सोडियम कार्बोनेट अपने आप में क्षारीय होता है, अपने आप में क्षारीय है। आपने सोडियम कार्बोनेट को डाला, राइट, मिश्रण को आपने उदासीन किया। उसके बाद आपने तनु एसिटिक अम्ल को डाला और अधिकतम में पोटेशियम आयोडाइड डाला। अब ये जो पोटेशियम आयोडाइड आप डाल रहे हैं, यह पोटेशियम आयोडाइड एक्चुअल में क्यूप्रिक आयन का अपचयन करेगा, क्यूप्रिक आयन का अपचयन करेगा। और अभिक्रिया क्या हो जाएगी? यहां पर अभिक्रिया होगी हमारी Cu2 पॉजिटिव प्लस, ये ट्वाइस कर दिया हमने, प्लस 4 ऑफ Ki गिविंग Cu2I2 प्लस Cu2 पॉजिटिव Cu पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है, राइट, Cu2I2 प्लस I2 प्लस 4K पॉजिटिव। ये आपकी अभिक्रिया हो चुकी है, राइट। चेक कर लीजिए आप, ट्वाइस ऑफ Cu2 पॉजिटिव प्लस 4 ऑफ Ki गिविंग Cu2I2 प्लस I2 प्लस 4K पॉजिटिव, राइट। चेक करिएगा कि ये जो क्यूप्रिक आयन है, यह क्यूप्रिक आयन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर Cu पॉजिटिव में परिवर्तित हो गया है। क्यूप्रिक आयन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर क्यूप्रस आयन में परिवर्तित हो चुका है, राइट। ये क्यूप्रस आयन Cu2I2, इसको कहते हैं क्यूप्रस आयोडाइड। ये आपकी एक बैलेंस अभिक्रिया है। आप चेक कर लो, 4 पोटेशियम
ये 4 पोटेशियम, 4 आयोडीन, ये 4 आयोडीन है, राइट, और 2 क्यूप्रिक आयन, ये 2 क्यूप्रिक आयन है। ठीक, ये अभिक्रिया आपकी बैलेंस है। अब ये जो I2 यहां से प्राप्त हुई, ये जो यहां पर I2 मिल रही है, इस I2 को आपने Na2H2O3 ट्वाइस ऑफ Na2H2O3 के साथ आपने टाइट्रेट करवाया, राइट, तो ट्वाइस ऑफ NaI प्लस Na2S4O6, ये आपकी अभिक्रिया होती है, चेक कर लीजिएगा। I2 plus twice of Na2H2O3 giving twice of NaI plus Na2S4O6, राइट। और यहां पर आपको दे रखा है कि जो Na2H2O3 है, उस Na2H3 का आयतन 11.3 मिलीलीटर, वो मोलरता है इसकी 0.03, 11.3 इंटू 0.05। यहां से आपको Na2H2O3 के मिलीमोल्स पता चल जाएंगे, यहां से आपको Na2H2O3 के मिलीमोल्स पता चलेंगे, राइट। अब ये जो Na2H2O3 के मिलीमोल्स आपको पता चले, राइट, इसका आधा कर दीजिएगा तो वो I2 के मोल्स, मिलीमोल्स पता चलेंगे। मतलब मान लीजिए कि इसको सॉल्व करने पर आपको अल्फा मिलता है, तो I2 जो है वो अल्फा बाई 2 होगा, राइट। ये I2 और ये I2 यहां से प्राप्त हो रहा है हमारे को। सवाल ये उठता है कि ये जो I2 आपको मिला, ये I2 कहां से मिला, तो ये I2 यहां से मिल रही है। जो I2 यहां पर निकली थी, जो I2 यहां पर निकली थी, उस I2 को आपने Na2H2O3 के अगेंस्ट टाइट्रेट किया है, राइट। ये I2 यहां, और यहां से हमारे को क्यूप्रिक आए, जितने मोल I2 के आपको प्राप्त हो रहे हैं, जितने मोल I2 के आपको प्राप्त होते हैं, उसका डबल क्यूप्रिक आयन है। मतलब I2 के हमारे पास है अल्फा अपॉन 2, तो इसका डबल करेंगे, तो इसका डबल अगर करोगे तो 2 अल्फा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। मतलब ये क्यूप्रिक आयन के मिलीमोल, ये सभी हम मिलीमोल में चला रहे हैं, राइट। तो ये क्यूप्रिक आयन के मिलीमोल आपको पता चल गए, राइट। मेरी बात को समझ गए होंगे। सबसे पहले आपने I2 के मिलीमोल ज्ञात करें, राइट। Na2H2O3, आपको Na2H2O3 का आयतन दे रखा था 11.3 मिलीलीटर, वह उसकी मोलरता थी 0.05। तो यहां से हमने Na2H2O3 के मिलीमोल्स ज्ञात करे, वो है अल्फा मिलीमोल। तो Na2H2O3 के अल्फा मिलीमोल हैं, राइट। तो अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा बाई 2, और ये I2 यहां से प्राप्त हुआ है, राइट, इसका डबल। और ध्यान रखना बच्चों, जब ये मिलीमोल या मोल का कंसेप्ट आप लगाते हैं, तो जिस समय आप मिलीमोल अथवा मोल का कंसेप्ट लगाते हैं, तो जो आपकी अभिक्रिया है वह पूर्णतः बैलेंस होनी चाहिए, वह पूर्णतः बैलेंस होनी चाहिए, राइट। तो जो क्यूप्रिक आयन है वो क्यूप्रिक आयन के अल्फा मिलीमोल, राइट। बस हो गया आपका। आपको यहां से आपको ऑक्जेलेट आयन के मिलीमोल पता चल गए थे, यहां से आपको क्यूप्रिक आयन के मिलीमोल पता चल गए, राइट। आपको रेशियो पूछा गया है कि क्यूप्रिक आयन व ऑक्जेलेट आयन के मोल का रेशियो क्या होगा, राइट, वो आपको पता चल जाएगा, राइट। आंसर चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1:2 मिलेगा। क्यूप्रिक आयन व ऑक्जेलेट आयन के मिलीमोल का या मोल का जो अनुपात आपको मिलेगा, दैट इज 1/2, राइट। अब आप इसको हल कर लीजिएगा, राइट। मैंने प्रश्न आपको पूरा समझा दिया है, राइट, बल्कि पूरी अभिक्रिया, बैलेंस्ड रासायनिक अभिक्रिया आपके सामने है, बैलेंस्ड रासायनिक अभिक्रिया आपके सामने है, राइट। अगले प्रश्न को नोट करेंगे आप। कुछ मात्रा में हाइड्रोजन सल्फेट N2H6SO4, इसको कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट को
100 मिलीलीटर जल में घोला गया, 100 मिलीलीटर जल में घोला गया, सौ मिलीलीटर जल में घोला गया। प्राप्त विलयन में से 10 मिलीलीटर के एक सैंपल को निकाला गया। प्राप्त विलयन में से 10 मिलीलीटर के एक सैंपल को 10 मिलीलीटर के एक सैंपल को निकाला गया। वह आधिक्य में फेरिक क्लोराइड FeCl3 आधिक्य में फेरिक क्लोराइड को घोला गया। प्राप्त फेरस आयन को M/50 प्राप्त फेरस आयन को M/50 KMnO4 के साथ M/50 KMnO4 के साथ अम्लीय माध्यम में अनुमापित किया। तथा 20 मिलीलीटर के KMnO4 की आवश्यकता होती है। 20 मिलीलीटर KMnO4 20 ml KMnO4 की आवश्यकता होती है। हाइड्रेजीन सल्फेट के द्रव्यमान की गणना प्रति लीटर विलयन में कीजिए। हाइड्रेजीन सल्फेट के द्रव्यमान की गणना प्रति लीटर विलयन में कीजिए। राइट, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। पहले एक बार क्वेश्चन को आप रीड कर लें अच्छी तरीके से, पहले क्वेश्चन को पढ़ें आप। राइट, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है बच्चों, पहले तो मैं प्रश्न को आपको समझा दूं कि आपने हाइड्रेजीन सल्फेट, ये आपका हाइड्रेजीन सल्फेट है, तो हाइड्रेजीन सल्फेट की कुछ मात्रा को आपने जल में घोला, और जल में जब घोला 100 मिलीलीटर के जल में घोला, और इसमें से आपने 10 मिलीलीटर जल निकाला, 10 मिलीलीटर विलयन आपने निकाला, और 10 मिलीलीटर विलयन निकालने के पश्चात आपने फेरिक क्लोराइड के आधिक्य में इसको डाला। यहां से हमारे को फेरस आयन की प्राप्ति होती है। तो अब सबसे पहला सवाल यहां पर यह उठता है कि हाइड्रेजीन सल्फेट जो है, राइट, एक काम करें, हाइड्रेजीन सल्फेट मतलब इसको आप हाइड्रेजीन ले सकते हैं, N2H4 आप इसको ले सकते हो। हाइड्रेजीन सल्फेट जो है, राइट, उसको हम मतलब जो अभिक्रिया होगी वह अभिक्रिया N2H4 के साथ करवानी पड़ेगी। तो यहां फेरिक क्लोराइड मतलब ये जो फेरिक आयन है, वह फेरिक आयन ने हाइड्रेजीन के साथ अभिक्रिया करी, तो इससे आप नाइट्रोजन गैस इवॉल्व करवाएंगे प्लस फेरस आयन आपको प्राप्त होगा। और ये जो फेरस आयन है, इस फेरस आयन को आपने M/50 KMnO4 के साथ अनुमापित किया, और आपने देखा कि जो KMnO4 है, उस KMnO4 के 20 मिलीलीटर की आवश्यकता होती है। KMnO4 के 20 मिलीलीटर की आवश्यकता होती है। राइट, तो सबसे पहले आप क्या करें, ये जो रिएक्शन है, इस अभिक्रिया को जल्दी से आप बैलेंस करो, पहले जल्दी से आप इसको बैलेंस करिए।